राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इतिहास का जो महान मैराथन चल रहा है क्लासेस, अगर आप देखा जाए तो न देखे हों तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर लिंक में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो पूरे दिल्ली सल्तनत में इतिहास पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों अब चलते हैं, आज हम बात करते हैं कि देखा जाए तो इसके पहले गयासुद्दीन तुगलक मैं पढ़ा चुका हूं और आज मैं मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया हूं दोस्तों। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेता हूं दोस्तों। तो ये उस समय 1325 से देखिए 1325 से 1351 तक इनका शासन काल रहा है और इनको मैंने शॉर्टकट बना दिया एमबीटी, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मोहम्मद बिन तुगलक का देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि गयासुद्दीन का हत्यारा है, अपने पिता का हत्यारा है, और देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है कि पिता का हत्यारा कौन है, यही है मोहम्मद बिन तुगलक। इसी का नाम है जौना खा और इसी का नाम है जूना खा, और इन्होंने उपाधियां भी लेकर बैठे हैं उल्लू खा। तो दोस्तों थोड़ा सा बता दूं, इसको जहां तक सवाल है मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहा जाता था। अब आपको बता दूं कि रक्त पिपासु अभागा और स्वप्नशील व्यक्ति कहलाता था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एमबीबीटी की हम बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, यह सबसे पढ़ा लिखा विद्वान था, पढ़ाई लिखाई में कमजोर नहीं था। अगर ये विद्वान ना होता अपने पिता को कैसे उड़ा देता? तो ये कारण क्या है, इन्होंने अपने पिता को उड़ाया, हत्यारा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हत्यारा दोषी है और ये पढ़ा लिखा विद्वान भी था। अगर आज के जमाने में होता तो ये आईएएस होता दोस्तों। दूसरी बात बता दूं, इसी का मूल नाम, अगर मूल नाम की बात करते हैं तो इसका मूल नाम जौना खा है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है कि जौना खा है, और कुल मिलाकर इब्न बतूत, कुल मिलाकर देखा जाए इसकी उपाधियां की बात कर ले, उल्लू खा है, और इसको पागल बादशाह भी कहते थे। देखो दोस्तों, पागल बादशाह कहते थे। बादशाह संकी सोल्जर था, संकी टाइप था, और सबसे बुद्धि, और सुनिए सर्वाधिक इन्होंने साम्राज्य का भी विस्तार किया है। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, 23 प्रांतों का इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया है। और इन्हीं के देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है, सर्वाधिक विद्वान इसी के दरबार में आते थे। ऐसी बात नहीं था, क्योंकि ये पढ़ा लिखा इतना था कि इसी के देखिए जाए तो सर्वाधिक विद्वान भी आया था। अब विद्वान की बात करते हैं तो एक बार क्या हुआ, जैन प्रभासूरी, जैन धर्म के रहने वाले जिन प्रभासूरी और राजशेखर दोनों लोग आए थे, और सारी रात वाक विवाद चलता रहा। मतलब देखा जाए इनके शब्दों का सवाल जवाब चलता रहा सारी रात, 12-2 बज गए, और अंत में मोहम्मद बिन तुगलक हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं तो इनको जानते हैं, ये दोनों को मिल जाता है, सुबह होती है 1000 गाय मिल जाता है। 1000 गाय दान में दे देते हैं दोस्तों। कितना देते हैं? 1000 गाय दान में दे देते हैं। अब सोचने वाली बात है दोस्तों, 1000 गाय दान में दे देते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है कि देखिए भाई, जहां तक सवाल ही होता है कि इन दोनों के आने से एक फायदा हुआ दोस्तों। इन्हीं के कहने पर, जानते हैं, इन्हीं के कहने पर, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए जैन धर्म की हम बात करते हैं तो जैन के मुनियों के कहने पर सती प्रथा को क्या हो गया, रोकने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चंद्रशेखर और जिन प्रभासूरी आने से क्या हुआ, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया है। अब आप समझ सकते हैं, इसलिए अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, सती प्रथा का अंत करने वाला कौन शासक होता है? अकबर होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा बादशाह है जिन्होंने सती प्रथा को रोक लगाने का प्रयास किया है, तो यही मोहम्मद बिन तुगलक है। चलिए दोस्तों, और एक बात बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था, क्योंकि इनके पिता भी हिंदू
हिंदुओं से मिलजुल के रहते थे। इन्होंने हिंदुओं त्योहार, जैसे त्योहार की बात करते हैं दोस्तों, जैसे दीपावली दशहरा बड़े आनंद से मनाता था। दीपावली दशहरा बड़े आनंद से मनाता था, भाग भी लेता था। और जानते ऐसे करने वाला ही पहला शासक है। आज तक कोई ऐसा शासक नहीं था जो दिल्ली सल्तनत का कि ये मतलब ऐसा करने वाला पहला शासक है कि कोई हिंदुओं के प्रति स्नेह रखे। मुस्लिम शासक, इन्होंने स्नेह भी रखा था। और एक बात बता दूं आपको, जहां तक सवाल है कि शासक था औलिया, आध्यात्मिक गुरु थे एमबीटी के, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। चलो, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, निजामुद्दीन औलिया शिष्य भी था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। और एक चीज बता दूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ऐसा व्यक्ति था, इन्होंने देखा जाए चिश्ती सिलसिले के मतलब सूफी संत थे। इन्होंने हर धर्म को मानते थे, सर्व जाति को मानते थे। और सर्व जाति को मानने के कारण से उनके गुरु होने के नाते इन्होंने भी ऐसे सोचा। एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा, जब मेरे गुरु सब धर्म को लेकर चल रहे हैं तो मैं भी अपने धर्म को लेकर चलूंगा। कौन कहा? एमबीटी साहब, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा कि जहां तक सवाल है, इन्हीं के शासन काल में एक व्यक्ति आता है जो अफ्रीका के चलकर, मोरक्को से चलकर, अफ्रीका से चलकर, मोरक्को से चलकर कौन आने वाला व्यक्ति है? इनके देखिए, इसी के शासन काल में मोरक्को से चलकर, दक्षिण अफ्रीका से चलकर एक निवासी आता है, इब्न बतूता, भारत आया था। अब आप समझ सकते हैं कब आया, ये भी बता दूं आपको, 1333 ईस्वी में आया। 1333 ईस्वी में आया बच्चा। अब आप समझ लीजिए, एक एक पॉइंट आपको बता के जाऊंगा आज हम, पूरे डाउट खत्म करके जाऊंगा। मोहम्मद बिन तुगलक आपको पढ़ना नहीं रहेगा दोबारा दोस्तों। इनकी एक पुस्तक है, उसका पुस्तक का नाम है रेहला, ग्रंथ है, इनकी ग्रंथ का नाम है रेहला। और इन्होंने, इब्न बतूता ने, अब जानते हैं जब इब्न बतूता मोरक्को से चलकर आया तो एमबीटी ने साहब ने उनको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। अब कहीं ना कहीं इनको पद दिया जाएगा दोस्तों। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पद भी दे दिया। और एक चीज बता दूं आपको, एमबीटी की हम बात कर लेते हैं, इनका राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं। इनका राज्याभिषेक की बात करते हैं तो जो राज्याभिषेक हुआ है बलबन के लाल महल में हुआ है। बलबन के लाल महल में इनका राज्याभिषेक हुआ, चंदन मंदन लगाकर इनको गद्दी पर बैठा दिया गया। और दोस्तों, और आपको बता देता हूं, कुछ समय बाद क्या होता है, दोनों में मनमुटाव हो जाता है। किससे? इब्न बतूता से और एमबीटी से क्या हो जाता है? मनमुटाव। मनमुटाव मतलब है आपस में झगड़े हो जाते हैं, और झगड़ा होने के बाद क्या कर देता है दोस्तों, इनको जेल में डाल देता है। बताओ, बेचारा इतना दूर से आया, आपके साथ दोस्ती रखा, और दोस्ती का नतीजा यह हुआ कि जेल में जाना। बड़े सोचने वाली बात है। अब क्या हुआ दोस्तों, अब जहां तक सवाल ही होता है कि एमबीटी ऐसा नहीं था, बहुत बुद्धिमान था। ये सारे विद्वानों को मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ज्ञाता भी था, खगोल शास्त्र ज्ञाता था, आयुर्विज्ञान का शास्त्र का जानकार था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ये हर विषयों का जानकार होता था। जिसका मतलब जानते हैं, मैंने कहा ये इस जमाने में होता तो आईएएस होता, आईएएस होता। और एक चीज बता दूं आपको, ये ऐसा शासक है, जहां तक देखा जाए तो प्रथम ऐसा मुस्लिम शासक है जिसने भारतीय हिंदुओं व मुसलमानों को सरकारी पदों पर नियुक्त कर दिया। यह सबसे बड़ी खासियत है। अंत में क्या कहता है बर्नी, अंत में कहता है बर्नी, इसे मत जाते हैं, बर्नी बड़ा विरोध करता है। कहता है बर्नी, कहता तू साले है, तो माली हो चुका है, छिछोरा है, रसोइया है, नाई है, ऐसा एक तो शब्द नहीं छोड़ा है दोस्तों।
सारी बेइज्जती कर डाला। किसकी बेइज्जती कर डाला? एमबीटी की। अब आप समझ सकते हैं, बर्नी इतिहासकार कहता है ये छिछोरा, माली, रसोइया, नाई सब कुछ है, ये कुछ भी कर सकता है। क्योंकि कारण क्या है कि बर्नी नहीं चाहता था कि हिंदू यहां पर कोई शासन करे। मेन बात ये है, वो चाहता था कि यहां मुस्लिम, जो बाहर से मुस्लिम आए हैं, वो शासन करे, उनको सरकारी पदों पर नियुक्ति किया जाए। और यही कारण से इनको क्या कहा, सारा कुछ कह दिया दोस्तों। मैं एक एक पॉइंट बताने जा रहा हूं दोस्तों। और कारण क्या है, बर्नी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। और यही कारण से है कि कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ये नहीं चाहता था कि यहां के लोग कोई नियुक्ति हो, बाहर के लोग नियुक्ति हो। ये इनका उद्देश्य था। किसका? बर्नी का दोस्तों। और इन्होंने देखिए बुद्धि बहुत लगाया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इन्होंने सोचा मैं पूरे विश्व में कब्जा कर लूं। ये अपने आप को सोचने लगा कि मैं पूरे विदेशों तक, मध्य एशिया तक मैं कब्जा कर लूं। देखो सपना लंबा लंबा था। ये पूर्व मतलब ये इसके अंदर सोच बहुत 200 वर्षों की थी। अब आप समझ सकते हैं, मतलब आगे की सोचता था, पीछे बातें नहीं करता था। कौन करता है? एमबीटी। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान कहां? मध्य एशिया में दोस्तों, ये इराक में पड़ता है दोस्तों, का अभियान करने वाला प्रथम शासक है। मगर ये सोचता था, मगर सोचे सब कुछ करता था, मगर इसकी समस्या ये है जो सोचता वो धराशायी हो जाता है। मेन बात ही है दोस्तों। और देखिए अभियान करने वाला ये प्रथम व्यक्ति है। इसने 3,70,000 सेना लेकर चला, मतलब सेना इन्होंने योजना बनाई। लगभग 4 लाख इन्होंने सेना बना लिया। कहा देखो भैया हमें खुरासान पर युद्ध करना है दोस्तों। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अंधाधुन पहले 1 महीने का एडवांस वेतन दे दिया। लो भैया खूब खाओ, खा के सेहत बनाओ, युद्ध करना चलना है हमको। राजकोष क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तो ऐसा करने वाला पूर्व देखा जाए तो जहां तक सवाल है, खुरासान की युद्ध करने के लिए इन्होंने बढ़िया योजना बनाया। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, योजना जरूर बनाता है मगर धराशायी हो जाता है दोस्तों। सोचता लंबा लंबा है। बताओ एडवांस वेतन देने की क्या जरूरत थी? सारा राजकोष खाली कर दिया इन्होंने और अभियान असफल हो चुका। जो धन था राजकोष को बांट दिया सैनिकों में एडवांस वेतन दर के। और अगला जो इन्होंने युद्ध किया दोस्तों, कराचिल अभियान किया, कुमायूं हिमालय में है। अब देखिए इन्होंने देखा जाए तो अभियान करने वाला पहला प्रथम शासक है। और यह वह चीनियों के प्रथम देखिए प्रभाव से समाप्त करा। ये सोच रहा था कि चीन के लोगों को जो भारत में आते रहते हैं, हमेशा पटाखा लेके फुटर करते हैं, उसको समाप्त कर दो बेटा। और ये जो सोचता है वो हो नहीं पाता है। ये सबसे बड़ी खासियत है मोहम्मद बिन तुगलक की, जो सोचता है दोस्तों वो कर ही नहीं पाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, जब ये समझ नहीं पाया, अब कुमायूं हिमालय में जाएंगे तो वहां का गर्मी लगेगी, वहां बर्फ के ओले पड़े थे। 10 लाख, हाँ सुनिए, 10,000 सैनिक लेके गया बच्चा, 10,000 सैनिक लेके गया कुमायूं हिमालय में। और बर्फ इतने ज्यादा, इतनी ठंडी थी कड़ाके की, सब मर गए। अब बचे कितने? 10 लोग बचे। अब आप समझ सकते हैं इसके मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा एमबीटी के। अब उसी समय बर्फबारी और प्लेग रोग के कारण सब मर गए। इस अभियान बिल्कुल देखा जाए तो बहुत ही असफल रहा। देखिए सोचता बहुत था मगर कर नहीं पाता था। कौन? एमबीटी। दूसरी बात बता दूं, नोट, देखा जाए तो एमबीटी अपनी राजधानी, अब अगली बुद्धि क्या लगाया टेक्नोलॉजी की, अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया दोस्तों। ये क्या सोचा कि अगर मैं इसका भारत को केंद्र बिंदु बना लूं, देवगिरी कर लूं, तो मेरा उत्तर तरफ ही अधिकार हो जाएगा और नीचे तरफ भी अधिकार हो जाएगा। इन्होंने सोचा वहां बीचों बीच शासन करूंगा।
और ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। ये ऐसा करने वाला। दूसरी बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि मैं अगर ये ऐसा कर लूंगा कि इन्होंने देखा जाए दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को हस्तांतरित कर दिया, दिल्ली से देवगिरी कर दिया राजधानी। और इसमें क्या हुआ, और जहां तक सवाल यह है, दिल्ली के लोगों क्या होंगे, नाराज होने लगे। क्या होने लगे, नाराज होने लगे। और देखिए अब ये दो युद्ध होने से इनके पूरे साम्राज्य का आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। तब इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी सोचा, क्यों ना हम दोआब के क्षेत्रों पर क्या कर दूं, दोआब के क्षेत्रों पर टैक्स लगा दूं, किसानों के ऊपर टैक्स लगा दूं, क्योंकि यहां पर फसल अच्छी होती थी दोस्तों। दोआब के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाने का विचार बना दिया। और जानते 50%, 1/2, मगर वहां भी धराशाही हो जाता है दोस्तों। जैसे इन्होंने टैक्स लगाने का विचार किया और लगा भी दिया, उसी समय अकाल पड़ जाते हैं। जब अकाल पड़ जाते हैं दोस्तों, तो इनको अपने घर से भी देना पड़ता है, मतलब ये फ्री का राशन बंटवाने लगते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है दोस्तों। अब देखिए उसके बाद जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, कहते नहीं है कि जैसे सिर मुड़ाया और ओले पड़ने लगे, सिर नहीं मुड़ाया तभी ओले पड़ने लगे। सोच देखिए, इन्होंने दोआब के क्षेत्रों में टैक्स लगाना करना चालू कर दिया, वैसे ही क्या होने लगा, वहां पर मतलब ये प्रकार अकाल पड़ गए, सिर मुड़ाया और ओले पड़ने लगे। मतलब कुल मिलाकर अपने ही जाल में फंसता गया। कौन फंसता गया, एमबीटी। पहला ऐसा किसानों का मतलब देखा जाए तो पहला ऐसा शासक है जो किसानों के हित के लिए तकाबी ऋण देना चालू कर दिया, और तकाबी ऋण देता रहा, और उसके बाद फ्री का राशन देता रहा। किसान खा के हजम कर डाले, लोन ले लिए, लोन अदा नहीं कर पाया, और जिससे कारण से मोहम्मद बिन तुगलक की आर्थिक स्थिति एकदम डामाडोल नहीं, एकदम खत्म हो चुकी थी। किसान खा के हजम कर गए, ऋण लेके खसक लिए, और देखा जाए सर्वप्रथम इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चला दिया। ये इन्होंने सोचा कि मैं ऐसी मुद्रा चला दूंगा कोई इसको पकड़ नहीं पाएगा। इन्होंने सब मुद्राएं बराबर कर दिया, मगर कहते नहीं है भारत है इंडिया नकलची है। इन्होंने नकली सिक्का जारी कर दिए दिल्ली के लोगों ने, और पूरे इलाका में इन्होंने क्या कर दिया, नकली सिक्का का प्रचलन कर दिया दोस्तों। एमबीटी किसानों की सहायता के लिए दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना कर दिया, और इसी से तकाबी ऋण की किसानों को मिलता था, इसी से तकाबी ऋण मिलता था। और देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है, जब इन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाया तो दिल्ली वालों ने इनको नाराज हो गए। दिल्ली वाले ये नाराज हो गए कि देखा जाए तो इन्होंने लिख दिया था कि अगर राजा आ जाएगा तो उसको दबा लूंगा, कुकुरे से मार के फुला दूंगा। राजा डर के बेचारा, डर के मारा बेचारा घर से निकलता ही नहीं था। डर इस बात का था कहीं हमको मारे ना। अब आप समझ सकते हैं। और बाहर निकलना बंद कर दिया। बन्नी लिखा है कि जब दिल्ली में तलाशी ली गई, ऐसा कौन है व्यक्ति कहा जो मारने के लिए, तो पता लगा कि वहां कोई व्यक्ति था ही नहीं। डर के मारे सब भाग निकले। 2 व्यक्ति बचे थे, एक अंधा एक गूंगा। एक अंधा एक गूंगा बैठा था। सारी दिल्ली खाली हो गई। और जब ये मृत्यु हो जाती है तो बन्नी ने कहा, जब इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो बन्नी ने लिखता है, क्या लिखता है दोस्तों, ये लिखता है कि सुल्तान प्रजा से और प्रजा सुल्तान से मुक्ति मिल गई। सही बात कहा है, सुल्तान प्रजा से और प्रजा सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो इतनी मेहनत करने के बेचारा हर चीज सोचता रहा। इसकी सोच बहुत उच्च क्वालिटी की थी, जो सोचता था वो नहीं हो पाता था।
तो दोस्तों ये कैसा इतिहास लगा, ये अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अपने शेयर और दोस्तों को जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।